जैसे आप बंसल हैं तो आपने जॉब कैसे देखी? स्कूल टाइम में भी था तो मेरे पापा बोलते थे कि हाँ, हम आपको बिजनेस में ही डालेंगे। मेरे को सबसे अच्छी लगती थी सी, राइट, विच इज लाइक बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, बहुत लो लेवल नहीं है। सर अभी नई लैंग्वेज एक तरीके से मैं देख रहा हूँ, गो लैंग्वेज, मतलब थोड़ा टेक में बात करें तो अब वो क्या थॉट्स हैं गो लैंग्वेज? देखो, वही मैं आपको चीज़ बोल रहा हूँ कि टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ Requirements. एप्लीकेशन। सो यू आर डेवलपिंग एप्लीकेशन विच नीड स्पीड, optimized in with respect to the speed or with respect to the memory or what you need. तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है? अगर आप बात करें मैनेजमेंट का है, अगर ईवी चार्जिंग में तो एम्बेडेड सिस्टम है या किस तरह का कंसेप्ट है आपका? सी, अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल दूँ ईवी चार्जिंग कैसे होती है, राइट, तो पहले तो वो समझते हैं। तो ईवी चार्जिंग कैसे है आज की डेट में, इट्स एंटायरली डिफरेंट देन पेट्रोल पंप्स। मैं घर पे जाता हूँ तो पापा को बोला था कि हम जो बाइक है ईवी में ले लेते हैं, क्योंकि गांव में तो चार्जिंग की दिक्कत होती नहीं है और इतना उनको जाना भी नहीं है। तो बोले नहीं यार वो फट जाती है। तो अगर हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो चार चीज़ें अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है। 4A प्रिंसिपल अगर हम बात करें, अडेप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, राइट, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेयरनेस। सो पहली चीज़ तो एज ए बिजनेस ओनर अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें, जैसे हेलो एंड वेलकम एवरीवन, टुडे वी आर इन द न्यू वीडियो ऑफ द फाउंडर्स रूट। तो आज का जो हमारा एक मोटो है वो है ईवी एंड एआई। सो वी हैव अ स्पेशल गेस्ट मिस्टर मुकेश कुमार बंसल। मिस्टर मुकेश इज द co-founder एंड CTO ऑफ टेलियो ईवी एंड द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ह्यूमंस ऑफ ईवी। तो हम सर से काफ़ी क्वेश्चन है मेरे एआई और ईवी को लेके। सर का बैकग्राउंड टेक में रहा है खासकर, और मार्केटिंग में भी है। अभी हमें पता चला मार्केटिंग में भी है सर का बैकग्राउंड है। सो लेट्स स्टार्ट विद सर। So thank you sir for joining us today. वेलकम। I request you to give a small intro about yourself. Yeah, thank you for having me on the podcast. So, I spent around 20 years in the industry. I come from a small town and I worked completely into technical background. और मैंने बहुत सारी transitions देखी हैं. I used to work in industrial robots almost 20 years back. And after that I have worked in renewable energy, solar, and I've seen the transition of solar energy and in India, and also I has been seeing the transition of normal light bulb to LED bulbs. So I've been part of global R&D team of Philips Electronics, and after that 17 years I suddenly had a meet with my college seniors, right? So during the discussion he told me, okay, we are building something on EV, why not you join us and come and let's build something different in the EV space. So this is how my journey started. And I love technology. I am passionate about technology. I am passionate about food. So I love cooking. So I love teaching. I have passion about teaching also. So this is how my journey starts. सर मेरे कई सारे क्वेश्चंस हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो जैसे आप बंसल हैं तो आपने जॉब कैसे देखी? So मैं एक छोटे कस्बे से आता हूँ, जैसे मैं बताया। So मेरी पूरी फैमिली जो है बिजनेस बैकग्राउंड से आती है। So जब स्कूल टाइम में भी था तो मेरे पापा बोलते थे कि हाँ, हम आपको बिजनेस में ही डालेंगे। बट सडनली द सिचुएशन हैपन्स लाइक दैट कि आई हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड टेक्नोलॉजी। और मेरे एक प्रोफेसर थे जो मुझे रोबोटिक्स पढ़ाते थे और मेरे को इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लासेस लेते थे। सो वंस ही मेट माय फादर एंड ही टोल्ड कि इसको पढ़ाइएगा बच्चे को, आप इसको बिजनेस में मत लेके जाइएगा। सो ही इज हैविंग टेक्निकल माइंड एंड ही अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी। तो उनके कहने पे पापा ने मुझे बीटेक में एडमिशन दिलाया। एंड स्लोली व्हेन आई केम टू बीटेक इन गाजियाबाद in this Delhi NCR region. So after BTech, I got a chance to work in my interest area, which is robotics. Okay. Because during my college time, I did a lot of very small robotics projects, and even though I won a few prizes in IITs in robotics competition, also in TechFest. So my first company was High-Tech Robotics System, where I got a chance to work on robotics. I used to work in drones in 2005. That time, right? I worked on autonomous guided vehicles, which used to work on factory floors autonomously for carrying the material. So that was my starting career, which happens. And I was doing coding, embedded software programming. I started writing code in assembly language. So that तो was मतलब आपने टेक्नोलॉजी ही हाँ।
So और घर वालों ने भी काफी सपोर्ट किया आपको? घर वालों ने भी मेरे को सपोर्ट किया बिकॉज दे हैव सीन माई इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी पार्ट, तो इसलिए उन्होंने भी मेरे को आगे बीटेक में सपोर्ट किया क्योंकि आप तो सर आपकी पहली जॉब क्या थी मतलब? मेरी पहली जॉब आई स्टार्टेड एज ए जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर इन टेक, राइट, एंड इन दैट कंपनी द कंपनी वाज डेवलपिंग रोबोट्स, आई जस्ट टोल्ड, राइट, फैक्ट्री फ्लोर्स पे जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं, डिफेंस के लिए रोबोट्स काम करते हैं। तो उस कंपनी में आई वाज इनटू पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम, जिसपे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर प्रोग्रामिंग मैंने शुरू किया था अपना करियर। और उस टाइम सी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर मतलब थी, बट ज़्यादा प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज में होती थी। तो जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं असेंबली लैंग्वेज, तो मेरे को एक मौका मिला जहाँ पे मैं जाके उसको अप्लाई कर सका, एंड स्लोली आई started my journey into some bit advanced in like high level languages like assembly to C and then C to Python. So this is how I started my journey. अच्छा, मतलब C to Python, फिर Python to Python, and now my product which I am doing, like my team is developing here in TeleAV, that is in Java, right? So in microservice based architecture. So that's how the whole transition I have seen. तो आपको सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी लगी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से? See, in Python, Java, C. It totally depends which product line you are नहीं, आपको कौन सी अच्छी लगी? मेरे को सबसे अच्छी लगती थी C, right, which is like बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, बहुत लो लेवल नहीं है, but it is optimized for the hardware. Why I am telling you? Because हो सकता है कि मैंने 17 साल इंडस्ट्री में लगाए तो I was working on embedded system, but जो मेरी है, which I understood right now also, embedded system will never die. ये तो है। IT सॉफ्टवेयर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है, बट आज भी अगर हम एम्बेडेड सिस्टम की बात करते हैं, जहाँ कोई भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, चाहे हम अपने घर में लेके चलें कि वी हैव माइक्रोवेव इन एट होम, वॉशिंग मशीन्स, राइट, स्मार्ट फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, सब में एम्बेडेड सिस्टम है, करेक्ट। अपने फ़ोन में भी एम्बेडेड सिस्टम है, राइट। सो असेंबली और C ये तो चलेगी ही चलेगी, एंड अगर इसके बाद कोई लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है तो वो है पाइथन, बिकॉज पाइथन इज अगेन ए वर्सेटाइल लैंग्वेज। आज की डेट में हम AI की बात करते हैं, अगर आपको AI में काम करना है तो पाइथन में काम करना पड़ेगा। पर ऐसा क्या है पाइथन में जो हमें, अगर आपने बोला अगर हम AI में काम करना है तो पाइथन में काम करना पड़ेगा, बाकी लैंग्वेज क्यों सपोर्ट नहीं करते? ऐसा नहीं है कि AI में काम करना है तो पाइथन में ही काम करना नहीं, पर तो हाँ, पाइथन क्यों प्रेफरेंस है? पाइथन एक तो इसलिए प्रेफरेंस है कि पहली चीज़ की बहुत वर्सेटाइल लैंग्वेज है। सो ऐसा नहीं, पाइथन में आप एल्गोरिथम्स भी लिख सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ ओपन सोर्स लाइब्रेरीज अवेलेबल व्हिच आर इजीली यूज्ड इन AI एल्गोरिथम्स। आप numpy है, scipy है, राइट, देयर आर मेनी pandas है। तो AI इज मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में पाइथन वाज इनिशियल डे से ही बहुत यूज होती थी साइंटिफिक एप्लीकेशंस में, और बहुत सारा इकोसिस्टम जो आज की डेट में AI के अराउंड में डेवलप हुआ वो सारा पाइथन के अराउंड है। और इसके बाद अगर कोई AI में लैंग्वेज यूज होती है फॉर स्पेशल मॉडल डेवलपमेंट तो वो R लैंग्वेज है इसके बाद। ओके, R। सो पाइथन और R, बट R का क्या है कि R इज नॉट ओपन सोर्स, R इज लाइसेंस्ड, सो इसलिए पाइथन बहुत पॉपुलर है। एंड सेकंड थिंग, पाइथन इज वेरी इजी टू यूज एंड लर्न। वो उसमें सारी कैपेबिलिटीज है, मतलब इट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हम बोलें इट्स काइंड सीक्वेंशियल लर्निंग है। फिर इसके अंदर आपका लाइब्रेरी इकोसिस्टम तो मैंने आपको बताया ही, और पाइथन में ऐसे फ्रेमवर्क्स भी हैं जिसमें बैकएंड कोडिंग भी हो जाती है, और वेब एप्लीकेशंस भी पाइथन फ्रेमवर्क में है आज के डेट में। सर अभी नई लैंग्वेज एक तरीके से मैं देख रहा हूँ गो लैंग्वेज, मतलब थोड़ा टेक में बात कर रहे थे, तो आपको क्या थॉट्स हैं गो लैंग्वेज में? गो लैंग भी है जो काफी पॉपुलर है, काफी स्पीड है उसकी, मैंने देखा ना, फास्ट है। देखो वही मैं आपको चीज बोल रहा हूँ कि totally depends upon what type of application you are developing. So you are developing application which need speed, optimized with respect to the speed or with respect to the memory or what you need. So based on that people choose. Golang अभी पॉपुलर होती जा रही है, बट अभी भी उतनी पॉपुलर उतनी नहीं है। ठीक है सर, हम थोड़ा टेक से थोड़ा आते हैं। तो जैसा आपने बताया कि आपने सोलर में भी काम किया, तो सोलर में क्या था, रोबोटिक्स के रिलेटेड था या कुछ और था सोलर इंडस्ट्री में जो आप बता रहे थे? नहीं, देखिए जो इनिशियल डेज मेरा एक्सपीरियंस रहा रोबोटिक्स में, दैट वाज एंटायरली डिफरेंट। सोलर वाज ए रिन्यूएबल एनर्जी, सो आई वाज पार्ट ऑफ ग्लोबल R&D ऑफ फिलिप्स। सो जहाँ पे फिलिप्स वाज वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी और
number one player in lighting, and I was working in lighting application, right? Applications. Lighting applications like lighting products which were powered by solar. Okay. For example, जैसे मैं बात करूँ स्ट्रीट लाइट्स which are powered by solar, and बैटरी भी उसमें जाती थी. और एक कॉमन चीज जो मेरे को लगती थी कि मैं रोबोटिक्स से सोलर में आया, तो उधर भी मैं डिजिटल पावर कंट्रोल करता था, मैं मोटर्स कंट्रोल करता था, इधर मैं बैटरी चार्जिंग कंट्रोल करता था. पावर उधर भी थी, पावर इधर भी थी मेरे लिए. दूसरी चीज, वहां पे मेरे रोबोट्स बैटरी पावर्ड थे, यहाँ पे मेरी लाइट्स बैटरी पावर्ड थी. सो कॉमन चीजें अगर देखें तो बीइंग ए एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर मेरे लिए कोई मेजर शिफ्ट नहीं था. सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन चेंज हुआ था जहाँ पे मुझे लगता था कि हाँ, देयर वाज न्यू लर्निंग व्हिच आई हैव टू लर्न इन सोलर. और सोलर के बाद आपने क्या डोमेन चेंज किया? तो सोलर के बाद लाइक 5 years आई स्पेंड इन रोबोटिक्स, एंड इसके बाद जो मेरी टोटल 20 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ तो आधे से ज़्यादा टाइम मैंने सोलर में ही निकाला. और सोलर में भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने की, जैसे सोलर पावर प्रोडक्ट हो गए. उसमें जो स्ट्रीट लाइट हम आज की डेट में पोल पे देखते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई गली में खंबे पे लाइट लगी है, उसमें भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर हम लिखते थे. वो भी कनेक्टेड लाइट्स होती थी जो हम बनाते थे, जिसमें इंटरनेट से उनकी मॉनिटरिंग होती थी, या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हमने इंट्रोड्यूस करी थी. आई वर्क ऑन दैट ऑल्सो. तो बहुत सारी चीज़ें हमने सोलर में करी. और सोलर के बाद जब मैं आया तो आई एंटर इनटू दिस टेलियो ईवी जर्नी, जहाँ पे वी बिल्ड ए SaaS प्लेटफॉर्म फॉर ईवी चार्जिंग. सो ईवी चार्जिंग इज अनदर. तो सर मैं थोड़ा यहाँ रुकूंगा कि आप टेलियो ईवी में कनेक्ट कैसे हुए? मतलब स्टार्टिंग से कनेक्टेड थे या फिर आइडिया कैसे आया इसका कि हम टेलियो ईवी स्टार्ट करते हैं? टेलियो ईवी में मैं स्टार्टिंग से कनेक्टेड नहीं था. द कंपनी वाज फाउंडेड बाय अमित सिंह. He was from my same college where I studied did my BTech. He was senior to me, so we had a general discussion on that. Then he told कि I am building something on Telio EV, and we are working on IoT. So after few days, he asked me, okay, let's build this Telio EV SaaS product for EV charging. So then I just तो क्या था, मतलब जब बात हो रही थी तो क्या मॉडल, मतलब बात हो रही थी कि हम जो टेलियो ईवी है वो किस तरीके का मॉडल है, या किस तरीके की जो हमारी ऑडियंस किस तरीके की है, और हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो किस तरीके का रहेगा? सो टेलियो ईवी क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो SaaS प्रोडक्ट है. तो हम लोगों का जो बिजनेस मॉडल, हमने जो हमारी टारगेट कंपनीज या टारगेट कस्टमर बेस था वो B2B था. मतलब वी वर नॉट सेलिंग टू द एंड यूजर, बट प्रोडक्ट वाज डिजाइन सच ए वे कि हमारे B2B कस्टमर को इनेबल करने के लिए हमने उनको मोबाइल ऐप भी दी, जो कि एंड कस्टमर जो उनका है B2B2C. बट हमारा जो रेवेन्यू मॉडल हमने जो था वो हमारा B2B2C से कभी था ही नहीं. हमारा ओनली B2B था. और हमने बहुत सारे चैलेंजेस जो नोटिफाई किए टू दिस प्रोडक्ट की बाय टू SaaS. सो देयर वर मेनी गैप्स वी आइडेंटिफाइड इन द मार्केट. करेक्ट. जैसे सब लोगों का फोकस आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो ईवी व्हीकल या हार्डवेयर साइड ज्यादा होता है, राइट. तो हम लोगों का जो फोकस रहा है हमारा प्योरली सॉफ्टवेयर साइड में रहा है, और सॉफ्टवेयर साइड भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ चार्जिंग मैनेजमेंट. सो चार्जिंग मैनेजमेंट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो SaaS प्रोडक्ट है. सर मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें SaaS में ये है कि जो बेसिकली कंसेप्ट क्या है, अगर आप बात करें मैनेजमेंट का है अगर ईवी चार्जिंग ईवी में, तो एम्बेडेड सिस्टम है या किस तरह का कंसेप्ट है आपका? सी अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल देखूं ईवी चार्जिंग कैसे होती है, राइट, तो पहले तो वो समझते हैं, है ना. तो ईवी चार्जिंग कैसे है आज की डेट में, इट्स एंटायरली डिफरेंट देन पेट्रोल पंप्स. पेट्रोल पंप्स में इंडिया में क्या होता है कि हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वी हैव ए ऑपरेटर, और वो ऑपरेटर आपका नोजल उठाता है और गाड़ी की फिलिंग करता है एंड यू गो. बट ईवी चार्जिंग इज एंटायरली अनमैन्ड अनसुपरवाइज्ड प्रोसेस, वी कैन से. यस, यू कैन से. सो इसमें क्या होता है कि जैसे इफ सपोज आई एम ड्राइविंग ए कार, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू मी कि भाई ईवी चार्जर कहाँ लगा है, वेयर आई कैन स्टॉप माई कार एंड चार्ज इट. तो वो एक चीज एंड यूजर को समझना है. तो एंड यूजर को जब चार्जर मिल जाता है तो वो चार्जर पे जाता है, गन निकालता है और गाड़ी चार्ज करता है. बट चार्जिंग स्टार्ट करने के लिए यू नीड सम सॉफ्टवेयर. उसकी पेमेंट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए. चार्जर फॉल्टी तो नहीं है, वो आपको कैसे पता लगा कि आप चार्जर पे गए और चार्जर फॉल्टी था, या चार्जर चल ही नहीं रहा, या चार्जर कोई और यूज कर रहा है. तो ये सारी चीजें एक कॉमन माइंड में आती हैं हमारे. अब एक तो हो गया एंड यूजर वाली जर्नी.
और अगर मैं बात करूं कि एंड यूजर अनमैन्ड गया, वहां पे कोई ऑपरेटर नहीं है, बट जिस कंपनी ने वो चार्जर लगाया वो उसका भी कोई ऑपरेटर नहीं है वहां पे, तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि भाई मैंने चार्जर की यूटिलाइजेशन कैसी है, कितने कस्टमर्स आए, कितना मैंने रेवेन्यू कमाया, मेरे को पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये एक बिजनेस साइड का प्रोसेस फ्लो है। तो हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया तो उसमें वो सैस प्लेटफॉर्म करता क्या है कि जितने चार्जर हैं वो इंटरनेट के थ्रू क्लाउड पे कनेक्टेड रहते हैं। तो वो जो चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम सीएमएस बोलते हैं, तो वो एक सैस मॉडल में चलता है। तो उसमें जितने ऑपरेटर्स हैं उनके चार्जर इंटरनेट के थ्रू ऑनबोर्डेड है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो उनको ये दिखता रहता है कि चार्जर वर्किंग है, चार्जर फॉल्टी है, या चार्जिंग कोई यूज हो रही है, व्हाटएवर, लाइक कितने यूजर आए, पेमेंट आई नहीं आई, सब कुछ दिखता है। कब चार्जिंग अगर कोई इशू आ गया तो पीछे से वो ट्रांजैक्शन रखता है एक तरीके से बात करें। हाँ, ट्रांजैक्शन है, या फिर आपका लॉग्स बोल सकते हैं उनको एनालिटिक्स देखना है, बिजनेस कैसा चल रहा है। मान लीजिए उन्होंने 10 चार्जर लगाए, अब 10 चार्जर एक शहर में तो है नहीं, और अगर एक चार्जर पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो मतलब वहाँ पे कस्टमर है, भी हो सकता है कि भाई मेरे को एक और चार्जर लगाना चाहिए। कोई चार्जर ऐसे भी हुए कि यहाँ पे कस्टमर ही नहीं आ रहा, तो इस मीन्स कि मेरे को वहां से शायद कहीं और मूव करना चाहिए। सो बहुत सारी इंसाइट्स जो है उनको मिलती हैं। तो सैस प्लेटफॉर्म में जो हम दे रहे हैं, तो हम लोग जो बिजनेस कंपनीज हैं, जो हमारा B2B कस्टमर है, उनको हम ये सैस सेल करते हैं, राइट। अब उन्होंने चार्जर तो लगा लिया, अब एंड यूजर को कैसे पता लगेगा कि चार्जर कहाँ है? उनके लिए हम एक मोबाइल ऐप देते हैं, जो कि एंड्रॉइड और को ट्रैक कर देगा कि मतलब किस जगह पे पॉइंट कर देगा कि उस जगह पे चार्जर है। तो उस ऐप में गूगल मैप इंटीग्रेटेड है, जितने चार्जर हैं एंड यूजर को वो दिखते हैं। अच्छा, उस ऐप में सिर्फ चार्जर ही नहीं दिखते, उसमें उनको पेमेंट करनी है, चार्जर बिजी है, चार्जर फॉल्टी है, पर यूनिट का क्या चार्ज कर रहा है ये चार्जर, राइट। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आज की डेट में चार्जिंग करने में टाइम भी लगता है। हाँ। अगर फास्ट चार्जर है तो आधे घंटे में चार्ज कर देगा, अगर वो स्लो चार्जर है तो हो सकता है 3 घंटे लग जाए। तो अगर एक यूजर वहां चार्जिंग करने जाता है वो 3 घंटे करेगा क्या? तो वो सारी चीजें भी हमने ऐप में रखी हैं कि आप उस चार्जर पे जा सकते हो जहां पे मूवी हॉल है, मे बी आप मूवी देखने गए, वहां पे चार्जिंग पे लगा दिया, तो आपने 2 घंटे मूवी देखने में लगाया, इतने में गाड़ी चार्ज हो गई, राइट। जहां आप ग्रोसरी शॉपिंग पे गए और वहां पे मैंने गाड़ी चार्जिंग लगा दी, तो आपने वो टाइम यूटिलाइज कर लिया जो गाड़ी को चार्ज होने में लगना था। जहां आप ट्रेवल कर रहे हो, आप उस चार्जर पे रुके जहां पे रेस्टोरेंट है, खाना खाने तो आप रुकेंगे ही। सो वो सारी चीजें जो हैं वो हमने अपने प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करी है, एमिनिटीज, रूट प्लानिंग, गॉट इट, चार्जर का स्टेटस। तो इसी में मेरे कई सारे क्वेश्चंस हैं। एक तो रेवेन्यू मॉडल तो मुझे समझ में आ गया क्या है, और तो मतलब मुझे लगता है इसमें तो काफी स्कोप्स है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की बात करें, पहली बात तो इंडस्ट्री ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो मतलब आपको क्या लगता है क्या इंडस्ट्री, अब तो हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने भी काफी एक्शन लिया है, ईवी को प्रमोट करने के लिए बोल सकते हैं, पॉल्यूशन कम करने के लिए भी प्राइमरी गोल है उनका। तो क्या लगता है आपको इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और ईवी में सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और क्या क्या स्कोप्स हैं सॉफ्टवेयर के? सो अगर हम ईवी इंडस्ट्री की बात करें वर्ल्ड वाइड, आज तक अराउंड ग्लोबली 17 मिलियन व्हीकल्स बिक चुके हैं। मिलियन व्हीकल्स बिक चुके हैं? हाँ, मतलब इतना अडॉप्शन है। अगर मैं टोटल सेल्स की ग्लोबल की बात करूँ तो 20% मार्केट शेयर ईवी ले चुका है। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया अभी जस्ट ग्रोइंग फेज में है, इनिशियल स्टेज में है, और इंडिया में अराउंड 2 मिलियन व्हीकल्स निकले हैं, और जो कि ग्रो कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर। और इंडिया का जो टारगेट है, अगर हम बात करें बाय 2030, इंडिया का जो मार्केट शेयर जो एंटिसिपेटेड है कि अराउंड 30 to 40% मार्केट शेयर विल बी बाय टेकन बाय ईवी। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 3 से 4% मार्केट शेयर ईवी का है। तो सर आपके पास ईवी व्हीकल है? अभी तो नहीं, डेफिनेटली नहीं है अभी सर, बट बिकॉज द चैलेंजेस, आई टेल यू द चैलेंजेस, और मैं आपको इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे। आई स्टे इन हाई राइज बिल्डिंग, ठीक है, और हाई राइज बिल्डिंग में इफ आई एम like living in a flat which is on 10th floor, 11th floor, where I will charge my car in day-to-day activity. So I am also waiting कि adoption इसका सोसाइटीज में भी हो, अपार्टमेंट्स में भी हो, ताकि गाड़ियां ज्यादा आए। तो ये भी एक स्कोप हो गया सॉफ्टवेयर, ये भी एक पूरा स्कोप है। सेकंड स्कोप अगर मैं आपको, जैसे मैं आपको थोड़ा टाइम पहले बता रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ईवी के अंदर सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ?
पहली चीज जैसे मैंने आपको बताया कि रूट प्लानिंग, अगर मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूँ, मेरे पास ईवी है, ईवी कार इज बैटरी ऑपरेटेड, तो एक एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ चार्जर लगे हैं, वेयर आई कैन स्टॉप। तो दिस इज ओनली हेल्प बाय द सॉफ्टवेयर, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, कॉस्टिंग, बिलिंग। एक बड़ा चैलेंज जो हमें दिखता है कि ईवी की एडॉप्शन बढ़ते ही चार्जर भी बढ़ेंगे, चार्जर बढ़ेंगे तो एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। अब उस एनर्जी को भी ऑप्टिमाइज करना है, भाई ग्रिड लोड बढ़ेगा, तो वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी बहुत सारी इनसाइट चाहिए। तो एक बहुत बड़ा स्कोप 2 ईयर डाउन द लाइन, 1 ईयर डाउन द लाइन जो हम देख रहे हैं, एनर्जी मैनेजमेंट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ द ईवी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इंडिया के बाहर ऑलरेडी होता है, इंडिया में भी आएगा, जिसमें स्मार्ट एनर्जी हो गया कि ड्यूरिंग द पीक टाइम कैन आई रिड्यूस द आउटपुट पावर सो दैट आई कैन बैलेंस द ऑप्टिमाइज कैसे कर रहा हूँ उसको, पावर को। हाँ, पावर, क्योंकि पावर एक टाइम पे तो कांस्टेंट ही रहती है, मतलब। सेकंड थिंग, रिन्यूएबल एनर्जी को मैं कैसे यूटिलाइज करूं जब मेरी पीक टैरिफ है, सेकंड वो आता है। थर्ड आता है कि अगर ग्रिड कंपनी ने बोला कि भाई मेरा रेट बढ़ गया है, तो मेरी चार्जिंग का रेट भी तो मुझे एंड कस्टमर से ज्यादा लेना है, वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर से आती हैं। और एक मेजर चीज है, अगर हम देखें आज की डेट में, आपने नोटिस भी किया होगा, सारी डिलीवरी कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, दे हैव शिफ्टेड टू इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स, ग्रीन स्कूटर्स, राइट, ग्रीन थ्री व्हीलर्स। सो उनके लिए सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ? बैटरी में एनर्जी लिमिटेड है, एक मेरा व्हीकल मान लीजिए कि 150 किलोमीटर चल सकता है, तो उनको ये प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसा रूट बनाऊं कि उस 150 किलोमीटर में ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी कर पाऊं, क्योंकि चार्जिंग में मुझे टाइम लगेगा, उसको मैं कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। मेरी बैटरी की कंजम्पशन कैसी है, रैश ड्राइविंग कर रहा है क्या ड्राइवर, अगर रैश ड्राइव करेगा तो व्हीकल की माइलेज गिर जाएगी कि वो स्पीडिंग कर रहा है। तो वो सारा डाटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर से आएगा, उसके ऊपर बहुत सारी एल्गोरिथम है जो चल सकती हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल है। और आपके कंप्यूटर में क्या, मतलब जो आपके कंप्यूटर्स हैं कुछ, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, अगर हम, क्या आपके मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स हैं एक तरीके से बात करें, या फैसिलिटी है? डेफिनेटली, वी एवरी domain is having competition, right? When we started 3 years back, so competition में ऐसे प्लेयर थे जो कि हार्डवेयर भी बेच रहे थे और सॉफ्टवेयर भी बेच रहे थे, एंड देयर आर कंपनीज, उनको सॉफ्टवेयर इसलिए डेवलप करना पड़ा क्योंकि दे वर नॉट एबल टू सेल द हार्डवेयर बिकॉज देयर वाज नो सॉफ्टवेयर इन इंडिया। देन वी डिसाइडेड कि वी विल बी प्योरली ए सॉफ्टवेयर कंपनी which will be giving a SaaS platform, advanced level SaaS platform, to manage the EV charging network. And we have very good roadmap. So we have planned to normal features, advanced level, like fleet management, which I am asking you, like energy management. So which is required. और competition बहुत सारे हैं, and which I am seeing कि maybe आने वाले 1-2 साल में we'll see the consolidation in the market. Every domain where the competition, the companies comes, तो उसमें कंसोलिडेशन भी होता है, तो बहुत सारे छोटे प्लेयर को बड़ी कंपनियां एक्वायर कर लेंगी, जो कि होएगा, जो होता भी है किसी भी इंडस्ट्री में, और उसी में इंडस्ट्री ग्रो भी करती है। और सर मेरे इसमें ऐसे कई लोगों को डर लगता है कि मतलब मैं घर पे जाता हूँ तो पापा को बोला था कि हम एक जो बाइक है वो ईवी में ले लेते हैं, क्योंकि गांव में तो चार्जिंग की दिक्कत होती नहीं है और इतना उनको जाना भी नहीं है। तो बोले नहीं यार वो फट जाती है, वो सब चीज़ें, तो ये लोगों के दिमाग में नहीं हुई है, क्योंकि ओला के केस कई सारे देखिए। ये देखो, ये मैं आपको वो चीज बताऊंगा, ये रियलिटी है मिथ है, एक तरीके से मिथ है ये। रियलिटी लोगों को क्यों लगती है मैं वो ही बताता हूँ। जब ईवी इंडस्ट्री इंडिया में इवॉल्व होनी शुरू हुई तो बहुत सारी कंपनीज ने स्कूटर बनाने शुरू किए, चाइना से किट्स ला के इंडिया में असेंबल किए, करेक्ट। और वो सब क्या थे कि कॉस्ट इफेक्टिव के चक्कर में कोई क्वालिटी चेक नहीं है, रिसाइकल बैटरी सेल पैक्स आ गए जिसको यूज़ किया, उसके साथ जो चार्जिंग के चार्जर्स हैं वो उतने सेफ नहीं थे, ओवर चार्जिंग कर ली, प्रोटेक्शंस नहीं है, और लो क्वालिटी बैटरीज के कारण वो बस्ट होने लगी। बट आज की डेट में इंडिया में बहुत सारे एआई स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि बहुत स्ट्रिंजेंट है। और अगर आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल में बिल्कुल निग्लिजिबल कोई बैटरी बस्ट का केस आया होगा, और ऐसा नहीं है कि पेट्रोल इंजन में कभी आग नहीं लगी, सीएनजी में कभी आग नहीं लगी। हाँ, जब वो नए मार्केट में थे उस टाइम भी आग लगती थी, बट एक चीज थी कि उस टाइम सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था कि लोगों को पता नहीं लगता था।
राइट। आज भी आग लगती है पेट्रोल इंजन में, हाँ ब्लास्ट तो होते रहते ब्लास्ट तो हैं, आज भी देखते होते रहते हैं, हैं हम लोग। वो तो देखो मैं सब समझ गया, जगह है। मतलब वो आप ये कहना मतलब, सॉरी टू पर आपका सेंस ये है कि जब कोई चीज़ नई बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती आते हैं, हैं और वो और गवर्नमेंट जो अपनी बॉडी है वो रेडी करती है, और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं वहीं से एक तरीके से हमें समझ आता है कि उसका सॉल्यूशन क्या रखना सोल्यूशन क्या है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदें, है। सस्ते की तरफ ना जाएं। ओके। हम एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लें, क्योंकि वो वेल टेस्टेड होगा, अच्छी मटेरियल के साथ आएगा और उसमें सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए होंगे। ओके, तो अभी इंडिया में आपके तरफ से अगर हम टू व्हीलर की बात करें, फोर व्हीलर की बात करें, तो फोर व्हीलर में टाटा टाटा की जो हैरियर है इस टाइम पे तो क्रेज चल रहा है उसका, और इसके अलावा BYD आई थिंक सो। तो इसके अलावा और कौन कौन से प्लेयर हैं जहाँ पे लोग जा सकते हैं सो इन फोर व्हीलर? इन फोर व्हीलर अगर हम बात करें, टाटा इज मच्योर्ड वन, हम्म, जो बहुत टाइम से है। हम्म, देन आप इसकी महिंद्रा की महिंद्रा, गाड़ियां हैं। इसके बाद MG है, MG, MG विच इज हेक्टर और वो क्वाइट सब गुड, चीज़ें। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में है। अभी मारुति ने भी इस साल हम्म, ई मोबिलिटी शो हम्म, में, जो भारत मोबिलिटी शो है, हाँ उसमें दो बात तीन में गाड़ियां डिस्प्ले करी। सो जो कि भरोसे का ब्रांड भी दिखते हैं कि भाई देर आर पीपल हैव a trust on Mahindra, Tata, Maruti, so मारुति। they are also coming up. So now there are many options which are coming in India. इसी में कंटिन्यू करते हुए मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो क्या क्या स्कोप्स हैं नए फाउंडर्स, नए स्टार्टअप्स के लिए इन इन द ईवी और इन द सॉफ्टवेयर ऑफ ईवी, मतलब इसमें। दूसरा, जो अवेयरनेस कितना ज़रूरी है इसमें लोगों के लिए, कैसे खुद को मतलब अवेयर रखें चार्जिंग स्टेशन को लेके, बैटरी को लेके, क्योंकि मुझे लगता है बैटरी की भी एक एक्सपायरी डेट होती होगी, और वो सब चीज़ें हैं। तो मतलब मुझे इतना नहीं पता, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अवेयरनेस क्या क्या, अवेयरनेस के पॉइंट से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और क्या क्या स्कोप्स हैं। दोनों डिफरेंट क्वेश्चन हैं, तो So अगर पहले एक एक करके क्वेश्चन हाँ। लेते हैं, तो पहले अगर हम बात करें स्कोप की, आज की डेट में 50 to 60% या 70% अगर हम बात करें, कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। सो अगर हम बहुत सारे कंपोनेंट इंडिया में इंडिजिनियस कर सकते हैं, इंडिया में हम बना सकते हैं, तो जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप अपना एक नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। तो देयर इज ह्यूज स्कोप एज इंडियन कंपनीज टू बिकम ए एक्सपोर्टर और ए पार्ट ऑफ द लार्ज ईवी इकोसिस्टम। तो चाहे वो ईवी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो ईवी के कंपोनेंट हो, एनीथिंग इन दिस। पर इसमें सर एक ऐसे कुछ बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब हमारे तरह जिन्होंने कॉलेज से स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे फाइनेंशियल्स में भी मुझे लगता है चैलेंज हो सकता है क्या, या फिर ये भी एक मिथ है कि हमें स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होगा। जैसे IT में क्या होता है कि रोटी पानी इंटरनेट और बस कमरा चाहिए, तो उस तरीके की भी चीज़ें रहती हैं, तो उसमें क्या आपके पॉइंट्स रहेंगे? सो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट, तो दो चीज़ें हैं। अगर मैं कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ, या स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, या व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, डेफिनेटली यू नीड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज उसमें यू नीड ए होल इकोसिस्टम, डेवलपमेंट लैब, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, देन गवर्नमेंट बॉडी से सर्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेफ्टी इज फर्स्ट हेयर इन ईवी, पीपल आर ड्राइविंग दैट, सो लाइफ इज ऑन स्टेक। सो इन दैट साइड डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। It depends upon what type of product you are making. अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो there are still lot of thing we can do in software as a new area. AI is most popular nowadays, so we can find out new use cases of AI in EV ecosystem. चाहे वो फ्लीट मैनेजमेंट है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल मैनेजमेंट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम सॉफ्टवेयर है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो चार्जिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट उसमें भी चाहिए, बिकॉज नीड रिसोर्सेज। बट अगर आप बहुत अच्छे टेकी हो, आपके पास 3-4 फ्रेंड हैं, आपने स्टार्टअप किया है, तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विद POC एंड यू कैन मेक सम प्रोडक्ट टू टेस्ट द वाटर्स। POC कैसे कर रहे हैं? तो POC के लिए यही है, पहले तो आपको पूरा मार्केट एनालाइज करना है कि क्या ऐसी चीज़ है जहाँ पे कंपटीशन कम है, नीश क्या है, और जहाँ पे मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। करेक्ट। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मैं बनाऊं, जो कि मेरे को मार्केट में अगर मैं किसी बड़ी कंपनी को जाके दिखाऊं, आई कुड सेल इट, और आई एम सॉल्विंग ए रियल प्रॉब्लम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोडक्ट कंपनी, नॉट ओनली EV, नॉट ओनली सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, टू बी इन द मार्केट एज ए GTM। अगर आप बात कर रहे हो तो आपको पहले तो वो एरिया आइडेंटिफाई करना बहुत। गॉट इट। और व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द अवेयरनेस ऑफ EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? हाँ, कोई भी नया इंडस्ट्री अगर इवॉल्व होता है तो उसमें अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अगर हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो 4 चीजें अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है। 4A प्रिंसिपल अगर हम बात करें, अडेप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, राइट, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेयरनेस। आप प्रोडक्ट बनाओगे वो लोगों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सो दैट जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सेकंड थिंग, जैसे मैंने अवेलेबल कितना है, अफोर्डेबल कितना है, क्या कॉस्ट प्राइस पे आ रहा है। लोगों के माइंड में आज भी एक चैलेंज आता है कि ईवी महंगी है एज कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल, बट देयर आर डिफरेंट वेज पीपल आर कमिंग अप। जैसे MG मोटर ने एक नया मॉडल निकाला, बैटरी एज अ सर्विस। उन्होंने कहा कि आप एक गाड़ी हमसे लीजिए, बैटरी आप पर किलोमीटर के हिसाब से हमें पे करते रहिए, तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होगी, पे एज यू गो साइन होती है, जिसको बैटरी एज ए सर्विस बोलते हैं। तो ये एक जिसको हम बोले कि अफोर्डेबिलिटी भी हो गई एक कस्टमर के लिए, और एक अवेलेबिलिटी भी उनके पास हो गई। सर मतलब चौथा पॉइंट जो हम बात करें, अवेयरनेस। तो अगर मैं, जैसे आपने एक क्वेश्चन मेरे से थोड़ा टाइम पहले पूछा कि मेरे फादर ने बोला कि हम स्कूटर नहीं लेंगे, हाँ, तो यहाँ पे अवेयरनेस पिक्चर में आती है। नहीं, मैं थोड़ा आपको यहाँ रोकता हूँ। एक ह्यूमंस ऑफ ईवी आपके जिसके फाउंडिंग मेंबर है, तो मुझे लगता है वो भी कुछ रिलेट है ईवी में अवेयरनेस को लेके। तो आप, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आप दोनों पॉइंट को कनेक्ट करें, जैसे कि थोड़ा समय बच जाएगा। सो अगर हम बात करें, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था, तो अगर हम बात करें अवेयरनेस की, तो हमने जैसे वी टुक ए इनिशिएटिव and we have started a digital platform, media platform, which is called Humans of EV. In that platform, हमारा मोटिव भी यही था कि जिन लोगों को यही नहीं समझ में आ रही कि ईवी क्या है, जहाँ उनको यही नहीं पता कि प्रोडक्ट में मिथ क्या है, राइट, हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सी कंपनियां मार्केट में हैं, कौन कौन से प्लेयर आ गए हैं, किसने इन्वेस्टमेंट उठाई है, क्या क्या प्रोडक्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस चीज को लेके हमने एक ह्यूमंस ऑफ ईवी प्लेटफॉर्म बनाया, जो कि एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है। और उसके अंदर हमारे कई सारे इनिशिएटिव हैं। जैसे वी आर प्रेजेंट ऑन लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर बिजनेस टू बिजनेस बहुत सारी कंपनीज हैं। जैसे कोई नया कंपनी आया जिन्होंने ईवी में कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, तो उनको यही नहीं पता कि मुझे रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है। तो इफ दे कम टू नो फॉर सच कंपनीज ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इट्स इजी फॉर देम टू इवॉल्व देयर बिजनेस। Second part, we are also present on YouTube. We are also present on Instagram and Facebook, जहाँ पे हमारी जो अवेयरनेस एक्टिविटीज रहती हैं, जैसे स्कूटर के रिव्यूज हैं, जो कि अनबायस्ड रिव्यूज होते हैं। तो उसमें जैसे इफ आई एम बाइंग ए स्कूटर, तो भाई कौन सा स्कूटर अच्छे से चल रहा है, उसकी क्या फीचर्स हैं, कितनी रेंज उसको मिल रही है। देन अनदर पार्ट, वी ऑल्सो रन टॉक शो, fireside chat or podcast, where we are bringing industry experts, we are bringing, like, taking policy makers or the founders of the companies, so that they can come and share their initiative, what they are doing, and people can learn from their learning. So this is how we are building. And another thing which we are doing in Humans of EV as a awareness initiative, we are having a digital magazine which we publish every month. And we publish lot of data into that magazine which is focused to CXO level. For example, अगर हम बात करें कि monthly sales कैसी जा रही है month on month, then theme based articles like EV ecosystem में क्या challenges हैं, क्या नई case studies हैं, या उसमें कुछ articles हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर किसी स्टूडेंट्स को या किसी कंपनी को, उनको ये देखना है कि क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, क्या गैप्स हैं, तो मैंने भी जैसे 1-2 आर्टिकल्स लिखे। उस आर्टिकल में आई एनालाइज द ईवी इंडस्ट्री एंड रिटन ए आर्टिकल ऑन दैट कि अराउंड 60 to 70% स्किल गैप इज देयर इन ईवी स्पेसिफिक। तो किस तरीके का स्किल्स गैप है अगर बात करें? जैसे हम ईवी में बात करें, ईवी व्हीकल्स आर बैटरी ऑपरेटेड, सो वी नीड बैटरी एक्सपर्ट्स हियर हु कैन डू लॉट ऑफ न्यू इनोवेशन, scout new chemistries, right, which can increase the battery life, which can give more range in small battery packs. So we need battery experts. And the another part, lot of software goes into EV. So we need skills which are required to write the algorithms for EV. Got it. तो मतलब Humans of EV एक तरीके से एक हम बोल अवेयरनेस इन्फॉर्मेटिव प्रोवाइडर है फॉर द ईवी सेक्टर। यस, ठीक है। सो सर, इसी में अवेयरनेस को लेके मैं आता हूँ कि आपकी जो रीच है लिंक्डइन पे, अगर लिंक्डइन की बात हो रही थी हमारी, तो कितना, मतलब कितने व्यूअर्स हैं और वो सब चीज़ें? सो अगर मैं ह्यूमंस ऑफ ईवी की बात करता हूँ, तो मंथ
monthly impressions we are growing month on month around 7 to 8 million impressions per month. मिलियन Million. So मतलब 50-60 लाख. yes, so that is our monthly reach on LinkedIn. और बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ, they are equally growing. ओके तो मैंने कोई चीज़ लॉन्च की है ईवी में, लेट्स सपोज मेरा कोई सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोडक्ट है, तो मैं क्या प्रोसेस रहेगी कि मैं आपसे कनेक्ट करूं और उसको एक नॉट ऑन द प्रमोशन मतलब ऑन द ऑल्सो फॉर द अवेयरनेस के लिए मैं डालूं, तो उसमें कुछ You ऐसा can कुछ reach है? out to our website. You can हाँ. send whatever information you have. You can share your detail what you have launched. So we'll cover on that email. Okay. And we're doing regularly. A lot of companies who are sharing their PR initiatives, their award winning, their new product launch, they're sharing with us, and we are publishing it on as a news on our platform. और मतलब ये जो जो ह्यूमंस ऑफ ईवी को लेके स्टार्ट करने वाला मतलब आपने कब स्टार्ट किया, और अगर हम 2 लाइन में समझे, 1 लाइन में तो आपने क्यों स्टार्ट किया? सो हमारा ईवी को जो हम चैलेंज फेस कर रहे थे, बीइंग ए न्यू कंपनी स्टार्टअप इन ईवी इकोसिस्टम, वी आर बिल्डिंग अ थिंग. सो व्हाट वी सीन अ चैलेंज इज अवेयरनेस, एंड दिस मार्केट इज लाइक इफ यू आर नॉट helping each other, we cannot grow. So that's why we taken an initiative ki why not to create a platform where we can spread the awareness about the EV ecosystem. If people are aware, definitely there will be demand in the market. मतलब हमारा भी मुझे लगता है कि सेम ही है द फाउंडर्स रूट, उसमें भी हमारा रेवेन्यू मॉडल 0 है और मैं कोई रेवेन्यू नहीं कमाना, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट के थ्रू काफ़ी हद तक सही चल रहा है. मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि व्हाट आर द आवर नंबर्स, बट व्हाट वी गेट प्रॉब्लम्स लाइक कोई पेमेंट कैसे स्टक होता है. हम अवेयरनेस की बात करें, क्योंकि यूट्यूब पर तो कंटेंट मिल जाता है, बट जो जिन्होंने रियल टाइम पे प्रॉब्लम फेस की है ना, शायद वो मुझे लगता नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उस चीज़ को लेके, जो फाउंडर्स होते हैं. क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो होते हैं एक तरीके से वो उनको कई सारी इंडस्ट्री होती है इन्फ्लुएंस करने के लिए, नॉट मतलब इंडस्ट्री एक ही हो सकती है, बट उन्होंने वो प्रॉब्लम नहीं फेस की है, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन मार्केट तो हमारा भी जो मोटिव है द फाउंडर्स रूट का वो यही है कि जैसे कि कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक जैसे आपसे मैंने शेयर किया कि ईवी में क्या प्रॉब्लम्स हैं. कई लोग हैं जो ईवी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. हमारे कॉलेज से भी कुछ लोग थे तो वो भी ईवी में मतलब उनका बहुत मन है, पैसा भी है उनके पास, तो उनको स्टार्ट करना है करियर, बट क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, क्या क्या चैलेंज होते हैं, और कैसे पीओसी करें, कैसे एमवीपी बनाएं. तो वो भी मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि ईवी ह्यूमंस फॉर ईवी और द फाउंडर्स रूट बोथ आर द सेम इन द डिफरेंट इंडस्ट्री. ठीक है सर. तो आपका मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ. तो जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑफ इवेंट्स, एक्सपो, कई सारी आपने कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी विजिट की है, तो आपकी लर्निंग क्या होती है? मतलब आप किस थॉट से आते हो कि मुझे सेल करना है, लर्न करना है, या वो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है? तो आपका क्या थॉट्स रहते हैं उसमें? तो देखिए, एंटायरली डिफरेंट थिंग्स. अगर आप बात कर रहे हो कि अगर मैं किसी एग्जीबिशन में स्टॉल लगा रहा हूँ, तो मेरा मोटिव डेफिनेटली इज गेटिंग अ विजिबिलिटी एंड सेल्स, राइट. हाँ, अगर मैं कॉलेजेस में जा रहा हूँ या किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, तो फर्स्ट मोटिव इज लाइक बी ए पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, share whatever you know, learn from each other. And if you're going to colleges to be part of maybe a hackathons or maybe delivering a lecture, so it's like learning from a young mind, because now if we see in the new generation, the thinking they have, it's entirely different, and you will come to know, because the new generation Gen Z is your coming customers. So if you understand their mindset, definitely you will be doing better in your products also. So that's entirely like being passionate about technology, being passionate about teaching. So that is also my passion, to go to colleges and spread the knowledge which I have. So that's my main motive there. और अभी तक का सबसे अच्छा कॉलेज या इवेंट कौन सा रहा जिसमें आपको बहुत मजा आया? मतलब वो एक होता है ना कि शायद मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा, ऐसा कुछ हुआ है? So there are जिसमें बहुत मजा आया हो. I really enjoyed the different places, because I had been part of like jury in hackathons, where I seen the people who comes with lot of ideas. Which hackathon? Name bata. So I had been part of jury in one of the hackathon which happened in IIIT Delhi. So where I seen the few ideas on EV, right, and the AI use cases. And another part, like recently I visited one of the hackathon in Shiv Nadar University, where I also seen the students who come with the ideas, how they are using AI
and how they are bringing new ideas to solve the real problems. और आपने कोई फनी हैकाथन में कोई फनी एक तरीके से प्रोजेक्ट या वो देखा है, मतलब जो लोगों का एक थॉट होता है, कुछ ऐसा फनी नोटिस किया उनमें कुछ? बहुत सारे हैं, like I seen during the hackathons where people come with different minds. हाँ, जैसे अगर मैं फन वे की बात करूं तो फनी तो खैर ऐसा कोई लेके नहीं आता, बिकॉज एवरी हैकाथन इज कम विद अ थीम. So either the people give, okay, you have to come on a like maybe cyber security part or maybe on new technology नहीं आई. So funny hackathon तो ऐसा सच नहीं है. नहीं, मैं फनी हैकाथन का नहीं है, जिनका जो आइडिया है या उनका प्रोडक्ट है, एमवीपी है, मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ कि आपको लगा हो कि भाई तूने क्या ही बना दिया, जो असली ग्रो ना, क्या है भाई, क्या है? There are many things because see, I tell you, students who comes as a participant, हाँ, so they don't have the industry, and even though it totally depends upon who is mentoring them. So there are many time it happens like student come with the idea which is already implemented at 10 places because they have not done the market research. They have not got maybe a good mentor who can help them ki, okay, if you are building an idea, you are going to hackathon, it has to be unique. So there are many places it happens. In many universities I have seen people come without thinking anything, and even though I have seen many students who just participated in the hackathon and whatever they can make, maybe only few slides they bring, if we have made this, and if you ask them what you have made, they are not clear what they have done. Okay. How was your experience of the EV India Expo? So there are many expos I had been participated. There are many conferences. जो भारत मंडपम पे हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है. So in Bharat Mandapam, generally गवर्नमेंट के थ्रू जो हाँ, it's Bharat Mobility Show. Okay, mobility. So it is very good initiative by India. So earlier this exhibition was happening by the name of Auto Expo. So which was an international exhibition which used to happen once in a 3 year earlier. Now it is happening every year. Okay. And Prime Minister Modi ji, he has took an initiative ki will rename this to Bharat Mobility Show. Okay. And I had been lucky enough to be part of the first edition meeting in one of the ministry through one of the association, where I seen first time the vision of Modi ji, how it is driven by different ministries and how the decisions are taken to drive this by the different associations. So it's a good experience there, and it's a good platform for new companies into EV, because the whole automotive industry throughout the globe, different part of the world, they are coming and participating and showcasing their products. Okay. और सर मतलब मेरा इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इससे कि आपने कोई बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट किया हो अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी में, टीम में, ऐसा कुछ कि हम ये ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है? क्योंकि जो मैंने समझा है कि एज ए एंटरप्रेन्योर, एज अ को फाउंडर ऑफ कंपनी, हमें एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, जो चल जाता है फिर उसको स्केल करते हैं. तो ऐसा कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंट आपके नज़र में? See, first of all, if you are making any product, correct, you need to understand the market first, and people has to come with lot of ideas and alpha beta testing, which is very important, because maybe whatever you are making is not like it will be a succeed or not. So there are a lot of failures also. And what I learned while building this since EV SaaS platform which we have made, Telu EV, so we have seen that market is, if you are into new market, so there is a lot of to learn. Always be touch with your customer. सबसे बड़ा फेलियर क्या रहा आपके, मतलब उसे लर्न तो होते हैं, फिर भी आपका क्या फेलियर रहा है? कोई भी failure, touchwood, in this product we have not seen such नहीं, feature. आप मैं बात करूँ करियर की, जो बिजनेस करियर है या फिर आपका जो टेक करियर है, उसमें मैं बात कर रहा हूँ. टेक करियर में अगर मैं बात करूं तो there are a lot of products we made, right? I will not name any company where we have worked, but I have seen certain features which we developed and that didn't fly because we have not done the analysis properly and there is no demand in the market. Okay, तो कितना बड़ा फेलियर था? कितने लोग थे उस टीम में? ऐसा कुछ I have not seen such failure ki where the whole team is sacked about or they are seeing a setback on that. But yeah, if being part of product company, if you are making product, it's not like that कि every product will be a success. Okay, right? Got it. और आपने जेन जी की बात की कि आप उनमें देखते हो, क्योंकि
माइट मतलब इन फ्यूचर में आपके वही ऑडियंस है जो कि आपके प्रोडक्ट को यूज करेगी एक तरीके से। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट जेनजी, मतलब मैं भी जेनजी हूँ एक तरीके से, तो क्या लगता है मतलब जेनजी की जो पीपल्स हैं एक तरीके से, जो लोग हैं वो किस तरह के बिहेवियर कैसा है? Yes. So I give you example of my son. He is class 9. ओके। Okay. And once he was seeing my app which we developed, and he tell Papa ki I have seen another company app, this feature was very good in that. So the way they think is entirely different. ओके। Correct. So the similar thing what we did when we developed our app, so we did a survey with the Gen Zs, with the college students, and we come to know that lot of feature which we have to redesign based on the feedback from them, because the way they think, the way they drive, because they are quite बोलते हैं हाजिर बाबा है, राइट? उनको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, हाँ मैं आने बोलेंगे। हाँ हाँ, they have seen the era like जब हम बड़े हुए, when we were in our childhood, हमारे टाइम में इंटरनेट नहीं होता था। आज के डेट में दे आर सीइंग इंटरनेट। हमने कभी ट्रांजिशंस उनको मतलब पता है कि हमने जो चीजें बीटेक में आके देखी या सीखी, वो आज की डेट में स्कूल में सीखते हैं या देखते हैं। तो there is a huge understanding gap, I would say, not understanding the generation gap, क्रिएटिविटी बोल सकते हैं and the टेक्नोलॉजी। yes, creativity also definitely, because they are in that era when lot of things are already available to learn, हाँ right? Knowledge base is there, new products they are seeing, वो आज की डेट में AI के जमाने में जी रहे हैं। एज ए बिजनेस ओनर, एज ए टेकी, तो आपका दिनचर्या क्या रहती है? सो पहली चीज़ तो एज ए बिजनेस ओनर अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें, जैसे टाइम निकालना अपनी हेल्थ के लिए, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और अगर हम एज ए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, वर्क ऑन प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड योर कस्टमर रिक्वायरमेंट, एंड स्पेंड टाइम विद योर टीम, अंडरस्टैंड देम, एंड इफ यू हैव अ गुड टैलेंट, you can make anything. Talent is very important. And if you regularly talk with your customer, be you are making maybe a hardware product, physical product, or a software product, what problem you are solving, is customer is really utilizing that, right? And another एक और feedback जो मेरा खुद का मानना है कि अगर आप 10 फीचर बना रहे हो और यूज सिर्फ 3 या 4 ही है, तो आप 3-4 पे ज़्यादा फोकस करो, 10 मत बनाओ। 10 पे क्योंकि अगर हम 10 बनाएंगे, we'll spend money to develop those, we'll spend time to develop those. हाँ, ऐसा नहीं है कि because sometime it also happens कि you have lot of customer competition in the market, और कुछ competitions को भी compete करने के लिए you have to build the features. नहीं तो क्या होगा, competition will say that okay, I have 10 features, my competition is having 5 features, so he will leverage. And एक और जो साइकोलॉजी अगर हम कस्टमर की बात करें, lot of customer I have seen, they always ask, come in a call and say you don't have this feature, and when you ask them, do you really this feature need that, so they don't have answer also, because they already come after seeing a demo of some product which is having 10 feature, and they only have in mindset, okay, the same price I am getting 10 features. ऐसे ही मतलब हमारा था एक फीचर कीप एक्सपेंस के नाम से, जिसमें कि आप जो भी सॉफ्टवेयर आप हमसे परचेज नहीं कर रहे हो, आप वो भी ट्रैक कर सकते हो। तो हमने जब POC की थी या हमने कई लोगों से बात की थी, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट थे, तो उन्होंने बोला कि अगर ये हमें मिल जाएगा तो हमें काफ़ी भी बेहतर रहेगा, बट उनके अलावा काफ़ी लोग यूज करते हैं। सो देयर आर 2 थिंग्स, अगर आप बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो आपको लगता है कि वैल्यू ऐड हो सकती है, देन आप अपने प्रोडक्ट में उसको इस तरीके से पोजीशन करो कि डोंट गिव एवरीबॉडी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओनली टारगेट दैट फीचर फॉर द कंपनीज वेयर यू कैन सी रियली दे कैन गेट वैल्यू आउट ऑफ दैट। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो चाहते हैं, जैसे आपने बोला कि थोड़ा उनसे चार्जेस करो एक तरीके से, तो और उसकी भले उतनी कॉस्टिंग नहीं है, बट वो वैल्यू करेगा आपको, जो क्लाइंट है वो वैल्यू करेगा उस फीचर का। पर जो लोगों के जो मन में होता है ना स्टार्टअप्स में, कि यार हमें क्लाइंट चाहिए उसको यूज करने वाला, पैसे लेंगे तो कोई भाग जाएगा मतलब वो यूज नहीं करेगा पैसे के चक्कर में, हमारा फीचर उतना स्टेबल है या नहीं है वो भी एक दिक्कत है। तो उसमें आपका क्या थॉट है? सो जनरली ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, मतलब एनी न्यू प्रोडक्ट ऑलवेज फर्स्ट वी नीड समबडी टू टेस्ट दैट,
जैसे हम लोगों के केस में अगर मैं एग्जांपल दूं, जब हमने SaaS प्लेटफॉर्म EV चार्जिंग का लॉन्च किया, तो वी परचेज अराउंड 30-35 चार्जर्स एंड इंस्टॉल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, so that we can gain the experience first hand ki how my software is working with that hardware, right? We created a test bench pilot run. और अगर मेरे पास पायलट रन खुद का नहीं कर सकता, then you can do in a different way. You can ask your known people, your circle, कि okay, where you can see कि I can give it free of cost, or maybe I can do a paid POC kind of thing, where you can test the water. You can see really this feature is useful for them or not. And if you're selling at a low cost, so you can clearly tell them कि I am giving you because of this, कि this is a new feature, till this particular time this is the cost, and after that we'll increase the cost. Got it. बट मतलब मुझे जो सुना हमें उसको कॉस्ट लगनी पड़ेगी एक तरीके से. It's not mandatory. So there are people who are doing free POC also, and which I seen, like I also use many softwares. A lot of companies, new products, they reach to me कि okay, we are having this ERP or CRM, can you use that? So they give free demo or trial for maybe 1 or 2 months, and after that they give at a lower cost, and they try to keep the cost कि they also recover something out of that. And sometimes that is also seen as an investment कि okay, if I given at a low cost, maybe I can acquire another customer at a higher cost, which can be reference, or maybe I can show it's, I have clients with me, and maybe and if you are giving a low cost, don't see that you have given at low cost. Maybe they are giving a lot of other feedbacks which is valuable for you to improve the product. Got it. So where do you see the EV industry in upcoming 20 years या 15 years बात कर, कभी लॉन्ग बात कर रहा हूँ मैं. So EV industry अगर हम बात करें, देखो पहली चीज तो any industry you see, so mostly the growth plan is make to 5 to 7 years. Okay. Because now product life cycle is reduced, and you don't know, maybe after 5 years new technology. Okay. Hydrogen vehicles are now another area where people are talking about. So if I see which anticipation is by government of India, or maybe the reports the industry is anticipating, by 2030 India will be capturing around 30 to 40% market share of EV, which is huge. And if we talk about globally, so globally is around 25 to 30% around market share will be there of EV. As of now 20% we are seeing, and maybe by 2030 around 30-40% market share will be there. Got it. मुझे लगता है कि मेरे काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो गए, और अगर कुछ बैकअप कैमरा होंगे तो मैं आपको कॉल करके पूछ लूँगा. सो थैंक यू सर, ये काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा. मतलब मुझे ये नहीं लग रहा कि अभी मैं ईवी की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मोटिव रहता है, हम क्योंकि टेक बैकग्राउंड से, तो हमारा कनेक्शन भी एक तरह टेक बैकग्राउंड, आप भी एक तरह टेक बैकग्राउंड के हैं, बट हमारा स्पेशली ये था कि ईवी में जो लोग स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या फिर जो सोच रहे हैं, और जो मिथ हैं, जैसे हमने बात की ओला की या कई कंपनी की, जैसे आपने बताया कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए ब्रांड पे, वजह कि पैसे कम खर्च करके हम वो चीज़ ले लें, जैसे कि दिक्कत भी हो सकती है. और एक ये भी मतलब मुझे समझ में आया कि स्टार्टिंग में दिक्कतें रहती हैं किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि वो गवर्नमेंट की बॉडी बनने में और सब में. तो काफ़ी सही रहा मतलब ये वाला पॉडकास्ट मेरे लिए. तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर टाइम. Thank you. Any question from your side to ask? No, I think it's enough. And if anybody want to reach me or connect with me, they can connect with me on LinkedIn. Okay. Yeah, they can search with my name. So I will put the LinkedIn URL in the captions. Okay. So thank you, sir. Welcome.